बर्फीली हवाएं, अंतहीन बर्फ और पृथ्वी पर सबसे ठंडा तापमान पृथ्वी के पोलर क्लाइमेट में आपका स्वागत है। ये विशाल, जमी हुई दुनिया है जो ग्रह पर सबसे ठंडा, सबसे शुष्क मौसम रखती है। आइए कॉपन के ई क्लाइमेट के बारे में जानें और जानें कि ये बर्फीले दुनिया महत्वपूर्ण क्यों है। हमारी कॉपन क्लाइमेट सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम कॉपन क्लासिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से पृथ्वी के विविध जलवायु क्षेत्रों का पता लगाते हैं। आज हम ध्रुवीय या पोलर क्लाइमेट जलवायु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे ग्रुप ई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये हमारे ग्रह पर सबसे ठंडी जलवायु है। अगर आप भूगोल, पृथ्वी विज्ञान के बारे में उत्साहित हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि हमारा ग्रह वास्तव में कैसे काम करता है, तो आप सही जगह पर हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप क्लाइमेट से जुड़ी जानकारी पाने से न चूकें। कॉपन की ई क्लाइमेट, जिसे पोलर क्लाइमेट क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, को एक प्रमुख मानदंड द्वारा परिभाषित किया जाता है। सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। सरल शब्दों में, ये क्षेत्र कभी भी गर्म नहीं होता है। उच्चतम लैटिट्यूड पर स्थित पोलर क्लाइमेट पूरे वर्ष बहुत कम सौर ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्य का लो एंगल, बर्फ की उच्च रिफ्लेक्टिविटी यहाँ की सतह को गर्म होने से रोकता है। ट्रॉपिकल क्षेत्रों के विपरीत, जिन्हें तीव्र गर्मी से परिभाषित किया जाता है, पोलर क्लाइमेट हमेशा ठंडे रहते हैं। नतीजतन, इन क्षेत्रों में सबसे ठंडी गर्मियाँ और पृथ्वी पर सबसे कम वार्षिक तापमान का अनुभव होता है। हालांकि इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन कॉपन सिस्टम में इन्हें शुष्क या एरिड नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेहद कम तापमान के कारण इवेपोरेशन बहुत कम होता है, जिससे क्षेत्र का नमी संतुलन बना रहता है। हाल के शोध से पता चलता है कि हाई लैटिट्यूड्स क्लाइमेट्स में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के संकेतक के रूप में इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। पोलर क्लाइमेट्स को गर्मियों के तापमान की सीमा के आधार पर दो अलग-अलग उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है: टंड्रा क्लाइमेट, जिसे ईटी लेबल किया जाता है, और आइस कैप क्लाइमेट, जिसे ईएफ लेबल किया जाता है। आइए टंड्रा क्लाइमेट से शुरू करें, जिसे कॉपन क्लासिफिकेशन में कोड ईटी द्वारा दर्शाया गया है। ये जलवायु मुख्य रूप से नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाई जाती है, जिसमें आर्कटिक ओशन के तटीय किनारे, आर्कटिक आइलैंड्स, नॉर्थ आइसलैंड और साउथ ग्रीनलैंड शामिल हैं। साउथ हेमिस्फीयर में टंड्रा क्लाइमेट बहुत कम क्षेत्रों में है, जिसमें अंटार्कटिका के पाल्मर पेनिनसुला और साउथ अमेरिका के साउथ टिप है। दिलचस्प बात यह है कि टंड्रा क्लाइमेट सिर्फ पोलर लैटिट्यूड्स तक सीमित नहीं है। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे हिमालयस और एंड्स में भी ऐसी ही ठंडी परिस्थितियां होती है। अल्पाइन टंड्रा के नाम से जाने जाने वाले इन क्षेत्रों में पोलर क्षेत्रों की तुलना में हल्की और कम सर्दियां होती है, हालांकि वे भी ईटी श्रेणी में आते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्मकालीन आइसोथर्मल लाइन टंड्रा क्लाइमेट की सीमा को परिभाषित करती है और ट्री लाइन से भी मेल खाती है, जिसके आगे कम गर्मी के कारण पेड़ नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों में ग्रासेस, सेजेस, मॉसेस और लाइचन्स होती है, जो गर्मियों के महीनों के दौरान पनपते हैं, जब बर्फीली जमीन पिघल जाती है। ये वेजिटेशन फिर लंबी बर्फीली सर्दियों के दौरान निष्क्रिय हो जाते हैं। सतह के नीचे पर्मफ्रॉस्ट होती है। ये सॉइल कम से कम 2 साल तक 0 या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रहती है। अधिकांश टंड्रा क्षेत्रों में हर गर्मियों में मिट्टी का केवल ऊपरी मीटर पिघलता है। पर्मफ्रॉस्ट निर्माण और इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करता है। इस पर निर्माण करने से ये पिघल के अस्थिर हो सकता है, जिससे इमारतें धंस सकती हैं, सड़कें टूट सकती हैं और यहाँ तक कि भूदृश्य भी ढह सकता है। टुंड्रा जलवायु की विशेषता लंबी, ठंडी और अंधेरी सर्दियाँ और छोटी, ठंडी गर्मियाँ हैं, जिसके दौरान औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, या लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। इन क्षेत्रों में एनुअल टेम्परेचर रेंज अक्सर 30 डिग्री सेल्सियस या 54 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होती है।
वर्षा कम होती है, आमतौर पर सालाना 25 सेंटीमीटर या 10 इंच से भी कम। ये जलवायु अक्सर सी फॉग और रेडिएशन फॉग से घिरी रहती है, जो सतह के पास लगातार टेम्परेचर इन्वर्शन और ठंडी हवा के कारण बनती है। यहाँ साल के किसी भी महीने में, यहाँ तक कि गर्मियों में भी फ्रोस्ट या पाला पड़ सकता है। इन क्षेत्रों के क्लाइमेट कंट्रोलिंग फैक्टर्स अलग हैं। हाई लैटिट्यूड के कारण सूर्य गर्मियों के दौरान महीनों तक क्षितिज से ऊपर रहता है और सर्दियों के दौरान पूरी तरह से गायब होता है। यहाँ दिन के उजाले या अंधेरे की अवधि लंबी होती है और डेली टेम्परेचर में उतार चढ़ाव कम होता है। हवा ड्राई होती है और एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस अक्सर बादल बनने और वर्षा को दबा देती है। इसके बाद हम आइस कैप क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, जिसे कॉपन सिस्टम में EF के रूप में जाना जाता है। इन क्षेत्रों में किसी भी महीने का औसत तापमान 0 या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होता है। इसका परिणाम ये है, यहाँ कोई वनस्पति जीवित नहीं रह सकती है और बर्फ हमेशा रहती है। EF जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की विशाल आइस शीट्स पर पाई जाती है और साथ में वे पृथ्वी के लगभग 9% भूमि क्षेत्र को कवर करती है, जो कुल मिलाकर लगभग 15.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इन क्षेत्रों में एवरेज एनुअल टेम्परेचर्स बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीनलैंड में आइसमेट का औसत तापमान -29 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अंटार्कटिका में BYRD स्टेशन पर औसत तापमान -21 डिग्री सेल्सियस या -6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वोस्टॉक स्टेशन, जो पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, औसत तापमान -57 डिग्री सेल्सियस या 71 F है। वास्तव में पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम तापमान वोस्टॉक में 24 अगस्त 1960 को मापा गया था, जो -88.3 डिग्री सेल्सियस या -127 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इस तरह की अत्यधिक ठंड के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। ये क्षेत्र हाई लैटिट्यूड्स पर स्थित हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें बहुत कम सौर रेडिएशन प्राप्त होता है। वे ऊंचाई पर भी स्थित हैं, उदाहरण के लिए आइसमेट समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर ऊपर है और अंटार्कटिका का अधिकांश भाग इससे भी अधिक ऊंचा है। बर्फ की निरंतर उपस्थिति आने वाली सोलर रेडिएशन का 80% रिफ्लेक्ट करती है, जिससे सरफेस हीटिंग कम होती है। इसके अलावा सतह तक पहुंचने वाली कोई भी सौर ऊर्जा हवा को गर्म करने के बजाय बर्फ को पिघलाने के लिए उपयोग की जाती है। EF क्लाइमेट की एक विशिष्ट मौसम संबंधी विशेषता कैटाबैटिक हवा है। ये ठंडी, घनी हवा ग्रेविटी से प्रभावित है, जो ऊंची आइस शीट से नीचे चलती है। ये हवाएं तेज होती है और बर्फानी तूफान की स्थिति पैदा करती है। EF क्लाइमेट पृथ्वी पर सबसे कठोर क्लाइमेट में से एक है। वहाँ कोई वनस्पति नहीं है, क्योंकि स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी में कुछ भी जीवित नहीं रह सकता है। सभी महीने फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहते हैं। औसत सर्दियों का तापमान -34 से -51 डिग्री सेल्सियस या -30 डिग्री फ़ारेनहाइट से -60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है और एक्सट्रीम तापमान -73 डिग्री सेल्सियस या -100 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर सकता है। बर्फ के बावजूद ये पोलर डेजर्ट्स हैं, जहाँ सालाना 13 सेंटीमीटर या 5 इंच से कम वर्षा होती है। क्योंकि हवा बहुत ठंडी है, इसलिए यहाँ बहुत कम नमी होती है, जो वर्षा को और भी सीमित कर देती है। यहाँ जो बर्फ है, वह कई सालों और सदियों से जमी हुई है। आइए अब पोलर क्लाइमेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात को समझे। पोलर क्लाइमेट क्यों मायने रखते हैं? ध्रुवीय जलवायु आपको बहुत दूर और असंबंधित लग सकती है, लेकिन वे पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये बर्फीले क्षेत्र एल्बिडो इफेक्ट के माध्यम से ग्लोबल टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं। वे ओशन करंट्स, सी लेवल और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, पोलर रीजन्स पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। पर्मफ्रॉस्ट कम होना, ग्लेशियर्स का पिघलना और बर्फ की चादरों का सिकुड़ना ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज को तेज कर सकता है। आर्कटिक और अंटार्कटिका में जो कुछ भी होता है, वो वहाँ तक सीमित नहीं रहता है। ये दुनिया भर में तटरेखाओं, मौसम के पैटर्न और इकोसिस्टम्स को प्रभावित करता है। इसलिए
कोपेन के ई क्लाइमेट्स को समझना हमारे ग्रह के भविष्य को समझने के लिए जरूरी है। संक्षेप में, कोपेन क्लासिफिकेशन में ग्रुप ई पोलर क्लाइमेट्स हमारे ग्रह के सबसे ठंडे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। टंड्रा क्लाइमेट ईटी में कुछ सीमित वेजिटेशन है, जबकि आइस कैप क्लाइमेट ईएफ बर्फ और सबजीरो टेम्परेचर की स्थिति में रहते हैं। ये दोनों जलवायु लैटिट्यूड, बर्फ से हाई रिफ्लेक्टिविटी और न्यूनतम सोलर इनपुट द्वारा आकार लेती है। जैसे जैसे ध्रुवीय क्षेत्र तेजी से गर्म होते जा रहे हैं, वे हमारी बदलती जलवायु और हमारे ग्रह के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद और जिज्ञासु बने रहें।